अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा आपको पता है, इससे पहले टॉपिक में हमने डिस्कस करा था, वैलेंसी के बारे में हमने डिस्कस करा था। वैलेंसी या गिरफ्त क्या होती है? वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। जौहर का किसी दूसरे जौहर के साथ मिलने की काबिलियत, उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है ना। और वैलेंसी कैसे हम मालूम कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं? जब हमें किसी एटम यानी कि जौहर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता हो, और वो भी हमने बताया था आपको। और जब हम किसी एटम यानी कि जौहर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम करते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में। और वहाँ से पता चलेगा कि एक एटम की, एक जौहर की वैलेंसी है क्या, गिरफ्त है क्या, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी है क्या, मतलब ये कितने दूसरे जौहर के साथ में मिल सकता है। ठीक है। फिर एक और चीज़ सामने आई थी, वेरिएबल वैलेंसी, मुतगैर गिरफ्त। जब भी कोई जौहर, वो भी हमने डिस्कस करा, जब कोई जौहर अपनी गिरफ्त एक या एक से ज़्यादा बनाता है, उसे मुतगैर गिरफ्त कहते हैं। जैसे कॉपर की बात आई थी, कॉपर कभी +2 में आ जाता है या +1 में आ जाता है। ठीक है। या आयरन की हमने बात की थी, आयरन +2 में भी आ जाता है और कभी +3 में भी आ जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इनकी जो वैलेंसी है वो डिफरेंट है, इसी को हम बोलते हैं मुतगैर वैलेंसी या मुतगैर गिरफ्त। ठीक है। और इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर हम इनके लिए इनकी बात करेंगे, अगर कॉपर +1 में है या आयरन +2 में है, आयरन +2 में है, तो उसके लिए हम जो कंपाउंड फिल बनता है उसको हम सुफिक्स इस्तेमाल करते हैं OUS। जैसे कि क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड लास्ट टाइम भी बताया था। जैसे कि हमारे पास है जो रेड ऑक्साइड ऑफ कॉपर बनता है, उसको हम बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। सुफिक्स क्यूप्रस का इस्तेमाल हुआ है, क्यूप्रस। इसी तरह से अगर हम आयरन की बात करें, अगर वो +2 स्टेट में है यानी कि उसकी वैलेंसी +2 है, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं फेरस। फेरस का इस्तेमाल किया जाता है, फेरस का इस्तेमाल किया जाता है। फेरस ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन होगा, फेरस ऑक्साइड। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें +3 वाले में, यानी कि अगर वैलेंसी क्या है, यानी कि गिरफ्त अगर +3 है, तो इसके लिए हम फेरिक का इस्तेमाल करते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना। और अगर कॉपर की बात करें, +2 में अगर कॉपर है, तो उसके लिए भी हम करते हैं क्यूपरिक ऑक्साइड। जैसे कि हमारे पास होता है ब्लैक ऑक्साइड ऑफ कॉपर, उसके लिए हम क्यूपरिक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीमियावी ज़ाबिता लिखना गिरफ्त के मुताबिक, यानी कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जो हमारे पास मुराकबात है, मुराकबात, ठीक है ना, जैसे हमारे पास है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा पहले। यह हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला NaO2। ठीक है। या इसी तरह से मैग्नीशियम MgO, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। ये इसका कीमियावी ज़ाबिता है, कीमियावी ज़ाबिता यानी कि केमिकल फॉर्मूला। लेकिन ये बना कैसे MgO? ठीक है। किस तरह डिराइव किया गया है? तो इसका जो एक सिंपल सा मेथड है हम इस्तेमाल करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, राइटिंग फॉर्मूला ऑन द बेस ऑफ वैलेंसी। ये किस तरह वैलेंसी के बेसिस पे हम किस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो या आप मान लो एलिमेंट A है, कोई एलिमेंट या एटम बोल दो A है और B है। पहली चीज इनकी हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए। फिर हम इस तरह लिखते हैं, रूल स्टेप्स हम इस तरह करते हैं। जैसे कि A है, ये B है, इनकी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 3 है और इसकी वैलेंसी 2 है।
तो इन वैलेंसीज को हम क्रॉस ओवर कर देते हैं। क्रॉस ओवर करने का मतलब यह है कि जो इसकी वैलेंसी है बी की, वो हम इसके नीचे लिखते हैं, और जो इस ए की वैलेंसी है वो हम बी के नीचे लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पे। तो फॉर्मूला बन गया A2B3, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया A2B3। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास वाटर है, इसका फॉर्मूला H2O, फॉर्मूला बन गया H2O। देख लीजिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, सिंबल लिखते हैं HO, ठीक है ना। वाटर का आपको फॉर्मूला डिराइव करना है HO। इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की होती है वैलेंसी 1, यानी कि गिरफ्त इसकी वैलेंसी होती है 1 और इसकी गिरफ्त होती है 2, ठीक है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस ओवर कर देते हैं, इसको क्रॉस ओवर कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है H2O, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको किसी भी एलिमेंट या एटम की वैलेंसी पता होनी चाहिए, और वैलेंसी निकालने के लिए उससे पहले बताया था मैंने, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पता करने के लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आप सीख जाओगे। फिलहाल इसी तरह से आप देख लो, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला आप कैसे डिराइव करते हो, सिंपली कि पहले लिखो, देखो यहाँ पे सोडियम, इसकी वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन Cl है इसका सिंबल, इसकी वैलेंसी होती है 1, क्रॉस ओवर कर दो तो फॉर्मूला क्या बनेगा NaCl। ये इस तरह बनेगा Na1Cl1, 1 हम नहीं लिखते हैं, कैंसिल हो जाता है, तो हम लिखते हैं सिंपली फॉर्मूला NaCl। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का पहले सिंबल, मैग्नीशियम क्लोराइड है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम Mg सिंबल, क्लोरीन देख लो आप Cl, क्लोरीन, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो क्रॉस ओवर करने के बाद क्या बनेगा Mg1 बनेगा, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है, Cl2, ठीक है ना। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का बना हुआ है, कैल्शियम यहाँ पे देख लीजिए, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ठीक है ना। अगर हम इस तरह लिखेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं Ca2, इसकी 2, क्रॉस ओवर कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे यहीं पे हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो सिंपली हम लिख सकते हैं CaO, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वैलेंसीज बराबर है तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा CaO, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह से यहाँ पे इसने क्या करा है, वैलेंसीज को मतलब सिंप्लीफाई किया है, 1 लिखा है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो 1 तो कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला अगेन क्या बनेगा CaO, ठीक है। वैलेंसी डिवाइडिंग बाय द कॉमन फैक्टर, जैसे मैंने अभी बोला आपको। इसी तरह से एक और का दिया हुआ है, हाँ, फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम सिंबल Al, ऑक्सीजन का है O, इसकी वैलेंसी 3 है और इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, क्रॉस ओवर कर दो, क्रॉस ओवर के बाद क्या हो जाएगा, ये बनेगा Al2O3, जो सिंबल बन गया अभी यहाँ पे, सॉरी फॉर्मूला इसका बन गया Al2O3, ठीक है। तो ये तो था मतलब कुछ कंपाउंड्स के जिन फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हो, तो पहली चीज वैलेंसी पता होना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको एक और बताता हूं, अगर आपको पता हो, हमारे पास कुछ है, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है सोडियम सल्फेट। पहली चीज सोडियम, इसका सिंबल लिखते हैं हम Na। अब सल्फेट है, लेकिन सल्फेट किसी एटम का नाम नहीं है, यह ग्रुप ऑफ एटम्स का नाम है, और इसका फॉर्मूला होता है SO4, ठीक है ना। यानी कि सल्फेट ये आयन होता है, सल्फेट आयन बोलते हैं हम इसको, और इसका फॉर्मूला है SO4। सोडियम की तो वैलेंसी पता हमें, सोडियम की वैलेंसी है 1, लेकिन ये जो सल्फेट होता है ना, इसके ऊपर होती है 2 नेगेटिव चार्ज, याद रखिए, और जो नेगेटिव चार्ज होती है वही इसकी वैलेंसी होती है, वो हम नीचे लिखेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, वैलेंसी नीचे लिखो। अब एक और रूल है कि अगर किसी आयन में, ये मैंने पहले ही बोला ये एक आयन है, इनको ब्रैकेट्स में रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब रख दिया ब्रैकेट में, अब क्या करना है, इसको क्रॉस ओवर करना है, इसके साथ में इसको क्रॉस ओवर करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Na2SO4, ये बन गया हाँ सोडियम सल्फेट।
तो पहली चीज मैंने बता दिया कि जो इसके ऊपर जो चार्ज था 2 नेगेटिव चार्ज सल्फेट आयन के, वही इसकी वैलेंसी है। इतना समझ गए? एक और एग्जांपल समझाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम या एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सल्फेट या एल्युमिनियम कार्बोनेट, चलो सल्फेट ही लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, पहले एल्युमिनियम का सिंबल, उसके बाद सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी 3 है, याद रखिए 3 पॉजिटिव होती है, मैंने 3 लिखा यहां पे। ठीक है, या आप मान लो ये 3 है, और इसकी मैंने पहले ही बता दिया 2 नेगेटिव चार्ज होती है उसके ऊपर, और यही इसकी वैलेंसी होती है। जो आयन के ऊपर आप चार्ज देखोगे वही उसकी वैलेंसी होती है। अब ये वैलेंसी हम इधर नीचे लिखेंगे। रूल के हिसाब से क्या कर रहा हमें, जब कोई आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, जैसे कि सल्फर है यहाँ पे और ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो इसको हम बोलते हैं, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है ना, या इसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन, यानी कि इस आयन में बहुत सारे मतलब एटम प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम ब्रैकेट में इस तरह से रखते हैं, मान लो। समझ आया? अब क्या करना है, अब क्रॉसओवर करना है, इसको क्रॉसओवर करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, याद रखिए आप, फॉर्मूला बनेगा Al2, ये 2 इसके नीचे आना है, और सल्फेट आयन को हम इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं SO4। ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर से लिखना है हमें 3, तो इस तरह से बन गया इसका फॉर्मूला Al2SO4 होल 3, दिस इज कॉल्ड एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, समझ आ गया? आगे जाते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, हमारे पास मान लो आप, हमारे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, उस पर पॉजिटिव चार्ज होती है 2। इसी तरह से हमारे पास है कार्बोनेट आयन COR3 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। ये भी आयन है और ये भी आयन है। आयन आपको पता ही है जिस पे कोई चार्ज मौजूद हो, जिस पे कोई चार्ज मौजूद हो, मिस्बत हो या मनफी हो। ठीक है, यहाँ पे देख लो, इनके बीच में हमें क्या बनाना है, इनका एक कंपाउंड बनाना है, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज का मतलब पहले ही बोल दिया, चार्ज का मतलब होता है कि उनके ऊपर वैलेंसी कितनी है, इनकी वैलेंसी क्या है। तो फॉर्मूला लिखेंगे फिर से, इधर ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी क्या है 2, कार्बोनेट आयन की CO3, इसकी वैलेंसी क्या है, अगेन वो भी 2 है, लेकिन यहाँ पे आप इसको क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है इस तरह से। अब यहाँ पे क्रॉस ओवर करना है, इस तरह से कर लो। हाँ, आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो, डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। या अगर आप पूरा लिखोगे तो ये बन जाता है इस तरह से, Mg2, ठीक है ना, CO3 होल 2, 2 कैंसल, क्योंकि हमें वैलेंसीज को क्या करना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है इस तरह। अगर इस तरह हमारे पास ये मतलब फॉर्मूला आ जाता तो 2 कैंसिल हो जाता। तो फॉर्मूला क्या बन गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। आप मान लो हमारे पास है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होती है, और इसी तरह से हमारे पास है नाइट्रेट आयन, एक और आयन NO3, ठीक है, लेकिन उस पे होती है -1 चार्ज, नाइट्रेट आयन पे -1। तो ये इसकी वैलेंसी है, ये इसकी वैलेंसी है। अब क्या करना है, वैलेंसी को नीचे लिखना है 3, इसके नीचे 1 लिखना है, लेकिन इसको क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। अगर इस तरह का कोई आपके पास मतलब फॉर्मूला आ जाता है, अब क्रॉस ओवर करना है। क्रॉस ओवर करने के बाद आपको क्या बनेगा, Al1 तो हम लिखते नहीं है, अब NO3 लिखेंगे, NO3 होल 3, ठीक है ना, होल 3। इसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट। तो ये समझ आ गया कि किस तरह हम कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखते हैं, किस बेसिस पे, जब हमें वैलेंसी मालूम हो। वैलेंसी जब मालूम होगी तब जाके हम फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का डिराइव कर सकते हैं। अब एक और चीज बोलूंगा मैं आपको, जितने भी अभी तक हमने कंपाउंड्स देखे, ठीक है ना, ये कंपाउंड सारे जो है इनमें आयॉन्स प्रेजेंट थे। आयॉन्स याद रखना, यानी कि इनमें चार्जेड पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं हम, NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। या मैंने बोला था अभी एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है,
एल्युमिनियम को असल में इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। इसका फॉर्मूला है AlCl3, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होती है, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स याद रखिए, ऐसे मुरक्कब, कंपाउंड का मतलब मुरक्कब, जो मतलब जिनमें आयोन्स प्रेजेंट हो, आयोन्स, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। लेकिन मजे की बात यह है कि जो ये आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, असल में इनमें क्या होता है, इनमें जो एक पार्ट होता है वो धात का होता है और दूसरा जो वो गैर धातुओं का अनासिर आपस में मिलते हैं, तो आयोनिक मुरक्कब बनता है। आयोनिक मुरक्कब कैसे बनता है, पहली चीज मैंने बता दिया, ये इनमें आयोन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वो आयोन असल में बना कहां से होता है, जब धातु यानी कि मेटल, ठीक है ना, और गैर धातु यानी कि नॉन मेटल के एलिमेंट्स या एटम्स एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, तो वो बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड। लेकिन ये दोनों जो धात होती है, मेटल जो होती है, मेटल भी आयन में होता है, और नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल याद रखिए ये बात, नॉन मेटल वो भी आयन की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मेटल का जो आयन होता है उसको हम बोलते हैं कैट आयन, याद रखिए, और जो इसका होता है वो एन आयन होता है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ। इसका मतलब जब कैट आयन और एन आयन मिल जाता है तो वहां पे आयोनिक कंपाउंड बन जाता है, आयोनिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे बात आ गई मेटल की और नॉन मेटल की। तो सिंपली पहली चीज एक बात आपको याद रखनी है कि जब मेटल यानी कि धात और गैर धात क्या इनके अनासिर या एटम्स बोल सकते हो आप, एलिमेंट्स बोल सकते हो आप, वो जाके मिल जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड का दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये भी याद रखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। लेकिन पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला कि जो आयोनिक कंपाउंड में जो धात होता है वो आयोनिक फॉर्म में होता है, और जो गैर धात होता है वो भी आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि लेकिन ये वाला कैटाइन होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला, और एनाइन जो होता है ये नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया, अगर आप एल्युमिनियम की बात करो, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 इसका फॉर्मूला है। एल्युमिनियम मेटल होता है, ये मेटल है इसमें, ठीक है, और ये क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, लेकिन किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे यहां पे इसने एग्जांपल भी बताया आपको, सोडियम प्लस क्लोरीन जाके सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पॉजिटिव फॉर्म में, ये नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि आयोनिक फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, या इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देख लो आप, ये मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है ना, यानी कि ये धात है, ये गैर धात है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो जब भी मेटल यानी कि धात गैर धात के से मिल जाता है तो वो बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। लेकिन आयोनिक कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि दोनों गैर धातु हो या धात हो, वो किस फॉर्म में होते हैं, आयन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।